2023 में ग्वालियर दक्षिण का जो नतीजा आया वो महज एक चुनावी नतीजा नहीं, वो एक पहेली है। एक ऐसी पहेली जहां हर एक वोट एक धागे की तरह है और जीत हार का फासला बस कुछ हजार धागों पर टिका था। आज हम इसी पहेली के हर एक धागे को खोलकर देखेंगे। हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम उस पूरी चुनावी मशीनरी को समझेंगे जिसने इस जनादेश को शक्ल दी। तो ये है ग्वालियर दक्षिण, मध्य प्रदेश के ठीक बीच में एक शहरी चुनावी मैदान। कहने को तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ की सियासत का ऊंट हर चुनाव में अलग करवट भेंटता है। यहाँ का वोटर सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो अपने आप में एक राजनीतिक विश्लेषक है जिसका एक फैसला बड़ी से बड़ी पार्टियों का खेल बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। देखिए, कोई भी चुनावी जीत सिर्फ नारों या रैलियों से तय नहीं होती। जीत की बुनियाद 3 चीजों पर टिकी होती है: जमीन की हकीकत, आंकड़ों के इशारे और एक सदी हुई रणनीति। ग्वालियर दक्षिण की कहानी को अगर गहराई से समझना है तो हमें इन तीनों ही परतों को कुरेदना होगा, और इसकी शुरुआत होती है वहां के लोगों की असली जरूरतों और शिकायतों को सुनने से। तो हमारा ये विश्लेषण 6 हिस्सों में बटा होगा। हम ग्वालियर दक्षिण की नब्ज से शुरू करेंगे, फिर जनादेश के आंकड़ों को समझेंगे, इसके बाद इस बेहद करीबी मुकाबले का विश्लेषण करेंगे, दोनों पार्टियों की ताकत और कमजोरियों को परखेंगे, और आखिर में शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट और डिजिटल रणनीति पर नजर डालेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव पर चलते हैं। ग्वालियर दक्षिण की नब्ज, आखिर वहां के मतदाता असल में क्या चाहते हैं? अब हम उन असल मुद्दों को देखेंगे जो जमीन पर चुनावी हवा का रुख तय कर रहे थे। ये आंकड़े तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देते हैं। ग्वालियर दक्षिण के लोगों की सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? सड़कों पर असुरक्षा और घरों में बेरोजगारी। ये 2 मुद्दे लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए थे, और उनके गुस्से की सबसे बड़ी वजह भी यही थे। हाँ, इनके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दे भी थे, लेकिन ये जो पहली 2 चिंताएं थीं वो सब पर भारी थीं। अब यहाँ के सामाजिक ताने बाने को समझते हैं। लगभग 2,61,000 वोटरों वाले इस इलाके में 3 समुदाय सबसे अहम हैं: ओबीसी, जिसमें कुशवाहा और यादव समाज आते हैं, और ब्राह्मण। बीजेपी की रणनीति अपने पारंपरिक ओबीसी वोट बैंक और हिंदुत्व नेटवर्क पर टिकी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ब्राह्मणों और यादवों को साथ लाकर एक नया गठबंधन बनाने की कोशिश में लगी रहती है। लेकिन इस समीकरण के नीचे एक और सच्चाई है, सामाजिक तनाव की, जो पहले के दलित आंदोलनों में साफ दिखाई दी थी। ऐसे माहौल में हमारे संवैधानिक मूल्य जैसे हर व्यक्ति की गरिमा और जिम्मेदार संवाद और भी जरूरी हो जाते हैं। जमीन की हकीकत तो हमने समझ ली, अब बारी है कहानी के पीछे छिपे आंकड़ों को पढ़ने की। चलिए 2023 के जनादेश को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि नंबर्स क्या कह रहे हैं। ये पहला नंबर देखिए, 63.83%। ये था 2023 का वोटर टर्नआउट। राजनीति में जब 60% से ज्यादा लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं तो ये किसी न किसी बड़ी हलचल का संकेत होता है। इसका मतलब साफ है कि ग्वालियर के मतदाता चुप नहीं बैठे थे, वो एक स्पष्ट फैसला सुनाने के लिए बाहर आए थे। और कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम इसकी तुलना 2018 से करते हैं। मतदान में लगभग 6% की जबरदस्त बढ़ोतरी। इसका मतलब क्या है? या तो पार्टियां अपने समर्थकों को लामबंद करने में कामयाब रहीं, या फिर समाज मुद्दों पर इतना बंट गया था कि हर कोई अपना पक्ष रखने को बेताब था। और जीत का अंतर सिर्फ 2,536 वोट। ये आंकड़ा बताता है कि मुकाबला कितना कड़ा था, कितनी कांटे की टक्कर थी। एक ऐसी लड़ाई जहां हर एक वोट की कीमत थी, हर एक गली मोहल्ला मायने रखता था। और ये हैं वो अंतिम आंकड़े जिन्होंने नतीजा तय कर दिया। बीजेपी के नारायण सिंह कुशवाहा को मिले 82,317 वोट, कांग्रेस के प्रवीण पाठक को मिले 79,781 वोट। वोट शेयर में फर्क महज 1.5% का। ये एक ऐसी जीत थी जहां हार जीत का फैसला कुछ ही बूथों के वोटों से हो गया। जरा 2018 और 2023 की कहानी को साथ रखकर देखिए। 2018 में कांग्रेस के प्रवीण पाठक सिर्फ और सिर्फ 121 वोटों से जीते थे, और 2023 में बीजेपी के नारायण सिंह कुशवाहा 2,536 वोटों से जीत गए। सिर्फ 5 साल में ये जो नाटकीय बदलाव आया है वो इस सीट की राजनीतिक अस्थिरता को साफ साफ दिखाता है। तो अब इस विश्लेषण को थोड़ा और बड़ा करते हैं। ये सिर्फ एक चुनाव का किस्सा नहीं है, ये दशकों से चली आ रही उठापटक की कहानी है। सवाल यह है कि आखिर ग्वालियर दक्षिण की सीट इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धी क्यों है? इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 2008 और 2013 में बीजेपी ने आराम से जीत दर्ज की।
लेकिन फिर 2018 में पासा ऐसा पलटा कि कांग्रेस महज 121 वोटों के अंतर से जीत गई और 2023 में बीजेपी ने फिर से वापसी कर ली। ये सीट एक तरफा जीत और बिल्कुल कांटे की टक्कर के बीच लगातार झूलती रहती है। सवाल वही है, ऐसा क्यों होता है? और इस सवाल का जवाब शायद इस एक वाक्य में छिपा है। राष्ट्रीय मुद्दों का असर यहां सीमित है। स्थानीय उम्मीदवार के अपने प्रयास सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, ग्वालियर दक्षिण का वोटर दिल्ली या भोपाल की तरफ देखकर वोट नहीं करता। वो अपने उम्मीदवार को देखता है, उसके काम को देखता है और उसकी पहुंच को देखकर अपना फैसला करता है। तो चलिए अब दोनों मुख्य पार्टियों की रणनीतिक बिसात को खोलकर देखते हैं। उनकी असली ताकत क्या है और वो कौन सी कमजोरियां हैं जहां वो चूक जाते हैं। ये एक तरह का रणनीतिक पोस्टमार्टम है। ये दरअसल दो मशीनों की लड़ाई थी। एक तरफ है बीजेपी, जिसके पास आरएसएस कैडर का दशकों पुराना जमीन पर जमा हुआ संगठन है, एक राष्ट्रवादी नैरेटिव है और संसाधनों की कोई कमी नहीं। वहीं दूसरी तरफ है कांग्रेस, जिसमें नई ऊर्जा तो दिखाई देती है, लेकिन संगठन हर वार्ड में एक जैसा मजबूत नहीं है। उनका नैरेटिव विकास और समावेश पर टिका है और संसाधनों की कमी की वजह से उन्हें नए नए तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता है। और कांग्रेस के इन्हीं नए तरीकों का सबसे बड़ा उदाहरण था ये प्रगमन ऐप। इसे सिर्फ एक मोबाइल एप्लीकेशन समझना भूल होगी, ये उनका चुनावी ब्रह्मास्त्र था। इसके जरिए वो घर घर तक अपनी बात पहुंचा सकते थे, अपने कार्यकर्ताओं को व्यवस्थित कर सकते थे और सबसे बड़ी बात, रियल टाइम में ये जान सकते थे कि वोटर के मन में क्या चल रहा है। ये टेक्नोलॉजी उन्हें बीजेपी की जमीनी मशीन से टक्कर लेने की ताकत दे रही थी। अब तक हमने अतीत का विश्लेषण किया, अब भविष्य की ओर देखते हैं। कैसे एक चुनावी अभियान की रणनीति को एक असरदार गवर्नेंस के रोड मैप में बदला जा सकता है। ये सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं, बल्कि सरकार चलाने का एक खाका है। इसे एक 90 दिन के प्लान के तौर पर देखिए। पहले 30 दिन जमीन पर वापसी, लोगों से फिर से जुड़ना, हर वार्ड में जाकर अपराध और बेरोजगारी पर उनकी शिकायतें दर्ज करना। अगले 30 दिन अभियान को धार देना, लोगों की इन्हीं शिकायतों को शासन की नाकामियों से जोड़कर रैलियां और कार्यक्रम करना। और आखिरी 30 दिन एक एक वोट को पक्का करना, टेक्नोलॉजी और व्यक्तिगत संपर्क का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करना कि हर एक समर्थक वोट डालने जरूर पहुंचे। इस पूरे ब्लूप्रिंट का असली मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है। इसका असली मकसद है एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां लोगों की शिकायतों की लगातार सुनवाई हो और सरकार पर उनका भरोसा मजबूत हो। और जब हम भरोसे की बात करते हैं तो आज के दौर में इसका एक मतलब लोगों के निजी डेटा का सम्मान करना भी है। बिना सहमति के उनकी जानकारी का इस्तेमाल न करना भी सुशासन का एक अहम हिस्सा है। और इस भरोसे को बनाने में आज के दौर का एक बहुत बड़ा हथियार है टेक्नोलॉजी। चलिए अब इस लड़ाई के डिजिटल मोर्चे पे नजर डालते हैं कि वहां क्या हो रहा है। एक डिजिटल वॉर रूम की कल्पना कीजिए। हर मोहल्ले के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप जहां सीधी जानकारी पहुंचाई जा रही है। युवाओं के लिए इंस्टाग्राम पर ऐसे रील्स जो उनके भविष्य और नौकरियों की बात करते हैं। फेक न्यूज से लड़ने के लिए एक टीम जो 24 घंटे काम कर रही है। हर छोटी बड़ी रैली की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। ये सब सिर्फ डिजिटल तरीके नहीं हैं, ये आज की तारीख में लोगों तक पहुंचने और नैरेटिव को कंट्रोल करने के सबसे ताकतवर हथियार हैं। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या आज के इस दौर में जहां राजनीति बहुत ज्यादा स्थानीय हो गई है, सिर्फ एक मजबूत डिजिटल रणनीति जमीन पर दशकों से जमी हुई एक संगठनात्मक मशीन को मात दे सकती है? ग्वालियर दक्षिण की कहानी इसी सवाल का जवाब तलाश रही है और ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई चुनावों की दिशा और दशा तय करेगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 402 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।